नमस्कार साथियों, मैं कैलाश चौधरी आपका केस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज बाय केस क्लासेस के द्वारा यहां पर आपको कंप्लीट डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अगर आप इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट और प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे C++, जावा सारी लैंग्वेज डीप से पढ़ाई जाएगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जाएंगे और मैं इतना श्योर हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप एक बार ट्रस्ट करके यहाँ पे पढ़िए, आपको कहीं भी फीस देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार केस क्लासेस से पढ़िए, आपको सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री में अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज क्या होती है कि अपन जो बोलते हैं, जैसे मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हो। सपोज कीजिए कि आप मुझे विजिबल है, मैं आपको विजिबल हूँ, तो अपन दोनों को एक लैंग्वेज की जरूरत है, तो अपन कम्युनिकेट कर पाएंगे। उसी तरह से कंप्यूटर से भी अपन जब कम्युनिकेट करते हैं उसके लिए किसी ना किसी लैंग्वेज की जरूरत होती है, और जिस लैंग्वेज की जरूरत होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज की कम्युनिकेशन करने के लिए जरूरत होती है उसे अपन कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली दो तरह से मतलब डिवाइड की गई है। एफओसी के अंदर आपको इन लैंग्वेज को डिटेल से पढ़ाया जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो सिस्टम मतलब हार्डवेयर के पास से होती है, वो लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो लैंग्वेज होती है जो यूजर और प्रोग्रामर के पास में होती है, वो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और किससे दूर होती है, हार्डवेयर से दूर होती है और यूजर के पास में होती है, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जो यूजर से तो दूर होती है बट सिस्टम के पास में होती है, हार्डवेयर के पास में होती है, उसे अपन कहते हैं कौन सी लेवल, लो लेवल लैंग्वेज। इन दो डेफिनेशन को आप याद रखना इन केस ऑफ जनरल टर्म के यूज में। जैसे अपन पहली लैंग्वेज यूज करते हैं फोर्टन। फोर्टन मतलब एक बहुत तगड़ी लैंग्वेज मानी जाती थी अपने टाइम में, जिसका मेन यूज होता था फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, तो ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसका यूज साइंटिफिक पर्पज के लिए किया जाता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज का यूज साइंटिफिक पर्पज के लिए किया जाता था, तो आपका आंसर होना चाहिए फोर्टन। उसके बाद में जो लैंग्वेज आई वो आई कोबोल। तो कोबोल से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आपका कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रख लेना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद में जो अगली लैंग्वेज आती है वो आती है बेसिक। बेसिक को भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, आप लिखते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। वीडियो को कोई तेज करके देखना चाहे तो तेज करके देख लेना, कोई अगर स्पीड कम करके देखना चाहे तो कम करके देख लेना। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर्स परपज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और ये फर्स्ट नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज थी, कौन सी, बेसिक। बेसिक कौन सी लैंग्वेज थी, फर्स्ट नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज थी बेसिक। ये क्वेश्चन एक आया हुआ है, यूपी के एग्जाम में आया हुआ है, मैंने वहां से पढ़ा था इस क्वेश्चन को। उसके बाद में लास्ट लैंग्वेज आती है आपके बारे में पास्कल। पास्कल के बारे में इतना बताना चाहूंगा कि पास्कल जो अपन टीचिंग मेथड के लिए लैंग्वेज यूज करते थे ना, तो वो अपन करते थे पास्कल लैंग्वेज को। उसके बाद में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपके बाद में शिमला का। ये वो शिमला वो नहीं है, ये शिमला है। तो शिमला क्या है, उप्स का। उप्स एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और ये पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इसको भी आप पॉइंट को नोट करके रख लेना। और उसके बाद में आती है रूबी। रूबी भी एक क्या है, उप्स लैंग्वेज है जिसका यूज वेब टेक्नोलॉजी के रूप में किया जाता था। तो इन पॉइंट को आप बार बार रिवाइज कीजिए और इसी क्रम में पढ़ने का सीक्वेंस बना लीजिए। यही आपकी स्मार्ट स्टडी है। फिर से बता रहा हूं, आप उन झंझट में मत पड़िए, नहीं तो फिर से आईए में भी अगर कुछ क्राइटेरिया कर दिया गया तो आईए की सीटें भी वैकेंट जाएगी। तो इतना सब आपको कॉपी के अंदर लिख लेना है और इनको याद भी कर लेना है साथ के साथ ही। उसके बाद में अपन याद मतलब शुरुआत करते हैं कि सी लैंग्वेज है वो कैसे बनी, सी लैंग्वेज का किन किन लैंग्वेजों की सी लैंग्वेज को बनने में भूमिका रही। तो मैं आपको बेसिकली आइडिया बता देता हूं और मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे शॉर्ट नोट्स के रूप में भी प्रोवाइड कर दिया है। तो एक तो पहली लैंग्वेज एल्गल थी। उसके बाद में दूसरी लैंग्वेज जो आती है वो कौन सी आती है, बीसीपीएल आती है। और बीसीपीएल से कौन सी लैंग्वेज निकल के आती है, बी लैंग्वेज निकल के आती है।
और बी से कौन सी लैंग्वेज निकलती है, सी लैंग्वेज निकलती है। ये थोड़ा सा सीक्वेंस इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। एल्गल के बारे में याद रखने वाली चीजें बस यही है कि ये फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी जिसके अंदर अपन ने क्या यूज किया, ब्लॉक स्ट्रक्चर अपन ने यूज किया। एल्गल ने अपन को कौन सा कंसेप्ट दिया, स्ट्रक्चर्ड कंसेप्ट दिया। बस दो चीजें याद रखना। और थोड़ा सा मैं एल्गल के बारे में आपको और बता देता हूँ, आगे वाले वीडियो में भी थोड़ा बहुत एल्गल के बारे में बता दूंगा। और इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, नॉर्मली अपन को स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए सब चीजें करनी पड़ती है। एल्गल मतलब ये शॉर्ट फॉर्म मान के चलो आप किसकी, एल्गोरिथम लैंग्वेज की। और इसका यूज होता था वो कंपाइलर, इसका यूज कंपाइलर राइटिंग के लिए नहीं हुआ था, इसका यूज मेनली कैलकुलेशन के लिए हुआ था। एल्जेब्रा वगैरह लैंग्वेज थी उनके लिए इसका यूज काफी हुआ था और काफी ये पॉपुलर हुई थी उस समय। ये मतलब अपने अमेरिका साइड में कम पॉपुलर हुई थी, लेकिन यूरोप के अंदर एल्गल बहुत ज्यादा फेमस हुई थी 1960 के अंदर। इस चीज का आप ध्यान रखना थोड़ा सा, कहीं क्वेश्चन आया हुआ तो नहीं है बट इसकी थ्योरी यही कहती है। उसके बाद में आपको सबको पता है कि एल्गल के बाद में जो दूसरी लैंग्वेज आई थी वो कौन सी आई थी। उसके बाद में जो लैंग्वेज आई थी वो बीसीपीएल आई थी, जिसकी मतलब स्लाइड के अंदर आप देख पाओगे कि बीसीपीएल क्या है। बीसीपीएल की सबसे पहले आपको स्टैंड फॉर्म याद रखनी है कि बीसीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कौन सी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बीसीपीएल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय किसके द्वारा, मार्टिन रिचर्ड के द्वारा डेवलप की गई थी। ये सब चीजें आपको लास्ट स्लाइड में मतलब एक शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। कब और कहां पर हुई थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी, तब हुई थी 1967 के अंदर हुई थी। ये चीजें आप याद रखना कि कहां पर हुई थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी। और किसने की थी, मार्टिन रिचर्ड ने की थी। और बीसीपीएल किससे बनी थी, एल्गल के बाद में बीसीपीएल आई थी। बीसीपीएल के बाद में कौन सी लैंग्वेज आई थी, बीसीपीएल से बीसीपीएल के बाद में जो लैंग्वेज आई वो बी लैंग्वेज आई। बी लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप की गई, बी लैंग्वेज है वो केन थॉमसन के द्वारा डेवलप की गई थी। केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज को डेवलप किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम बीसीपीएल, देखो यही चीजें मैंने लिखी है जो बोली है। बीसीपीएल किससे बनी है, बी लैंग्वेज बीसीपीएल से बनी है। बी मतलब मेनली बी को डिजाइन करने के लिए मेनली क्या पर्पज रहे होंगे, इसके अंदर रिकर्सिव था, नॉन न्यूमेरिक था, मशीन इंडिपेंडेंसी थी, सच ए सिस्टम एंड लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा मैं आपको एक बीसीपीएल के बारे में बताना भूल गया था कि बीसीपीएल है तो उसके अंदर कंपाइलर वगैरह डिजाइन करने के लिए पहले यही लैंग्वेज यूज में ज्यादातर आती थी। तो ये चीज भी आप पॉइंट याद रखना। ये केवल फ्लो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में कि सी वास्तव में ही ऑर्गेनाइज कहाँ से हुई थी। और बाकी मतलब यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन ये केन थॉमसन का याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और आगे भी बन सकता है आपके। उसके बाद में ट्रेडिशनल सी, बहुत लोग इसको सी भी बोलते हैं, कुछ लोग ट्रेडिशनल सी भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड बुक में ट्रेडिशनल सी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने मेरी पीपीटी में ट्रेडिशनल सी लिखा है। मैं स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करता हूँ और उस बुक को ही आप फॉलो करना, अदरवाइज आप मेरे वीडियो देखते रहना, आपको कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सी वॉज इवॉल्व्ड फ्रॉम एल्गल, बीसीपीएल और बी लैंग्वेज। इनके बाद में इनमें जो कमियां थी वो कहाँ दूर हुई, वो अपनी सी लैंग्वेज के अंदर आके दूर हो गई। ये किसके द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा। कब की गई, 1972 के अंदर की गई। ये की पॉइंट है, इनको याद रखना आप। डेनिस रिची 1972, डेनिस रिची 1972। कहाँ की गई, AT&T लेबर्टी के अंदर। AT&T की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। बेल लेबोरेटरी के अंदर की गई, बेल लेबोरेटरी ऑफ AT&T। तो AT&T के भी स्टैंड फॉर्म आप ध्यान में रख लेना। सी के अंदर जो मेनली कंसेप्ट यूज हुए हैं वो कौन सी लैंग्वेज के यूज हुए हैं, बी के यूज हुए हैं, बीसीपीएल के यूज हुए हैं और एल्गल के भी यूज हुए हैं। एंड एडिट द कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप, बहुत ज्यादा कंसेप्ट यूज किए गए हैं, लेकिन मेनली डेटा टाइप का कंसेप्ट आता है वो अपना किसके अंदर आता है, सी लैंग्वेज के अंदर यूज कर लिया जाता है। और इसके बहुत पावरफुल फीचर यूज करते हैं अपन, एरे है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, वो सब अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। 1972 के अंदर ये आ गई थी, लेकिन इसके अंदर धीरे धीरे और जैसे कोई भी चीज मार्केट के अंदर नहीं आती है तो उसपे प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। जैसे आप देखते हो कि व्हाट्सएप के भी रोज रोज वर्जन अलग अलग आते हैं और अपन को अपडेट करना पड़ता है।
तो डेनिस रिची और ब्रिन क्रिंगन ने मिलकर 5-6 साल का लंबा संघर्ष किया और एक बुक लिखी जिसका नाम था द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डेनिस रिची की बुक का क्या नाम था, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आप याद रख लेना। और ये 1978 के अंदर फिर बुक को लॉन्च कर दिया गया था। तो मेन चीज यही थी कि डेनिस रिची सर का नाम याद रखना, 1972 याद रखना, उनकी लेबोरेटरी का नाम याद रखना। इनसे बाहर मतलब क्वेश्चन जाता नहीं है। थोड़ा सा सी लैंग्वेज के बाद में और देखते हैं। सी इज ए मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज सी को क्यों कहा जाता है, ये सब जानते हो कि सी से ही सारी लैंग्वेज बनना स्टार्ट हुई थी। सी के कंसेप्ट हर लैंग्वेज यूज करती थी। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो द सी सिंटैक्स। जैसे कि सी प्लस प्लस के अंदर अपन सी का सिंटैक्स यूज करेंगे, जावा के अंदर भी सी का सिंटैक्स यूज करेंगे, सी शार्प के अंदर भी सी का सिंटैक्स यूज करेंगे। अगर आपकी सी पे पकड़ अच्छी है तो सी प्लस प्लस और जावा आपके लिए एज ए केक वॉक है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है आप जानते हो? नहीं जानते हो तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक स्टेप के बाद में दूसरी स्टेप करना, दूसरी स्टेप के बाद में तीसरी स्टेप करना, तीसरी स्टेप के बाद में चौथी स्टेप करना, यही होती है प्रोसीजर। एक अपन प्रोसेस फॉलो करते हैं उसे कहते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन सब लोग जानते हैं बेसिकली कि कोई भी अगर बड़ी समस्या होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं तो प्रॉब्लम इजीली सोल्व हो जाती है। वो स्ट्रक्चर का कंसेप्ट होता है। अब बहुत सी बुक में ये डाउट रहता है कि सी इज हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है आप उनको उठा के देखोगे ना तो उनके अंदर लिखा हुआ है कि सी मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी के अंदर अगर आपको ऑप्शन में मिड लेवल और हाई लेवल दोनों मिले, ऐसा मिलेगा नहीं अक्सर, लेकिन अगर मिड लेवल मिले तो आपको मिड लेवल ही करना है। कहीं भी सी लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज है वो सी के ही सिंटेक्स को यूज करती है। सी प्लस प्लस ले लो, जावा ले लो, सब ले लो। ऑलमोस्ट कंपाइलर मेक इन सी लैंग्वेज। जितने भी मतलब कंपाइलर वो सी लैंग्वेज के अंदर बने, तो कोई मुझे ये कमेंट करके बताना कि भाई ऑलमोस्ट कंपाइलर सी लैंग्वेज के अंदर क्यों बने, क्या कारण हो सकता है, आपके हिसाब से बताना। थोड़ा सा सोचना, दिमाग पे जोर देना, फिर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि भाई क्यों सी पे ही बने, और भी तो लैंग्वेज थी। मैं बता देता हूँ आपको कि सी बहुत ज्यादा मजबूत है। जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे सी के अंदर बनाए जाते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज में बना हुआ कोई भी सॉफ्टवेयर इजीली क्रैश नहीं होता है। बाकी लैंग्वेजेस में आज भी हो जाता है, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा सिस्टम नहीं है। और जितने भी आपके ड्राइवर वगैरह होते हैं ना, ये भी सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये तो आप समझते होंगे, ये इसकी भी वीडियो अलग से आपको उसी में सारा डिटेल से बता दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अपन डेली पर्पज के लिए ही बनाते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद में जब सी लैंग्वेज पॉपुलर हो गई थी, उसके बाद में एक कमिटी है, आपने सबने नाम सुन रखा होगा, ANSI का। तो ANSI की फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जिनको ये फुल फॉर्म याद नहीं होती हो भाई, इनको एक पेज पे लिख ले और रोज रिवाइज करे। इनके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी आपको अंगुलियों पे याद नहीं करवाने वाला है। कब एक आपको मैं थोड़ा सा ANSI के बारे में बता देता हूँ। ANSI ने क्या किया, एक कमेटी बनाई कि आप बताओ कि सी लैंग्वेज मतलब अपने लायक प्रूव करने लायक है कि नहीं है। तो कमेटी ने कितने टाइम ले लिया। कमेटी बनाई गई कब, 1983 के अंदर, और कमेटी अप्रूव कब करती है सी लैंग्वेज को, 1989 के अंदर। मतलब आप जोड़ के देख लेना, 5 से 6 साल का टाइम लगा था इसको अप्रूव करने के लिए। इतनी अच्छी लैंग्वेज थी, अच्छी भी कह सकते हो आप और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर आपकी रुचि है तो आप सी सीख सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप PGDC हो, आप RSCITA हो, से आप बीटेक हो। अगर आप सीखना चाहते हो, सीखने की रुचि है, तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा। अब आपने ANSI का नाम तो सुना होगा, और एक संस्था और है ऐसी, उसका नाम भी आपने सबने सुन रखा होगा। तो आपको पता है कि ISO ने भी 1990 के अंदर इसको अप्रूव कर दिया था। ISO की फुल फॉर्म एक बार आपको मैं बता देता हूं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आप याद रखना। उसके बाद में सी के अलग अलग वर्जन आने लग गए, जिनको अपने स्टैंडर्ड कहने लग गए। तो सी का सबसे पहला वर्जन कब आया था, सी
89 के अंदर, उसको C89 बोला जो 1989 के अंदर आया था, उसको C89 बोल दिया। फिर जैसे ही ISO द्वारा ये अप्रूव हो जाती है तो उसको दूसरा वर्जन C90 बोल दिया गया। उसके बाद में एक और वर्जन आता है C95 बोल दिया गया उस वर्जन को। उसके बाद में एक और नया वर्जन आया जिसको अपने C99 के नाम से बोल दिया, ये भी काफी पॉपुलर रहा था। उसके बाद में एक और वर्जन आता है 2011 के अंदर, उसको अपने C11 बोला। 2017 के अंदर जो वर्जन आया उसको अपने C17 बोला। अब जो आने वाला वर्जन है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसका जो इनफॉर्मल नाम दिया गया है वो दिया गया है C2X। ये जो भी अगला सी का लेन मतलब जो स्टैंडर्ड आएगा उसका जो इनफॉर्मल नेम है वो अपन ने क्या दिया है, C2X। ये क्वेश्चन आ सकता है, मुझे तो इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी इच्छा, आप याद रखो या ना रखो। उसके बाद में मैंने आपके लिए लास्ट स्लाइड पे वही चीजें लेके आया हूं जो मैंने अभी तक बताई है। इन चीजों को आप बार बार रिवाइज करना मेरे भाई, तभी आपको याद होगी। चीजें एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूं कि 1960 में सबसे पहले आती है एल्गल। एल्गल किसके द्वारा डेवलप की गई थी, इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा एल्गल को डेवलप किया गया था। इस पेज का तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने फोन की जो कवर स्क्रीन, वो जो टॉप की स्क्रीन होती है ना, उस पर लगा के रखना। फिर मेरे को बताना कि सर मेरे को याद नहीं हुए कि नहीं हुए। 1967 के अंदर अपन बात करते हैं किसकी, BCPL की, किसके द्वारा, मार्टिन रिचर्ड के द्वारा। उसके बाद में BI किसके द्वारा, केन थॉमसन के द्वारा। ट्रेडिशनल सी 1972 के अंदर डेनिस रिची सर द्वारा। उसके बाद में डेनिस रिची सर और क्रिंगन एंड रिची ने एक मतलब नई लैंग्वेज तो नहीं थी, बस उस लैंग्वेज को सी को वहां पे बोला गया के एन सी बोला गया मेनली 1978 के अंदर, जब डेनिस रिची सर की बुक मार्केट के अंदर पब्लिश हो गई थी। उसके बाद में 1989 के अंदर ANSI के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया और 1990 के अंदर ISO के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया। यही मतलब पेज है इंपॉर्टेंट, जिसको आपको याद रखना है मेरे भाई, इसको याद करना है बार बार। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। थोड़े दिनों में थोड़ा जो भी कमियां हैं मेरे में वो आपको कमेंट करके मेरे को बताना है, मैं अपने आप में सुधार करूंगा। बट मैं आपको इतना कंटेंट दूंगा कि आप राहुल गांधी बोलते हैं वैसे कि आपके पास, क्या, मैं राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं करना चाहता, सॉरी, मतलब मैं मेरे से मेरा 100% दूंगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि C++ और जावा का आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। जो बंदे IA की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं, और जो बंदे मतलब प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं वो भी बंदे भी यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू आप सभी को मेरे को इतना टाइम देने के लिए। आप सभी का स्वागत है केस क्लासेस में, एक बार फिर से बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।